नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल बाद फिर चुनाव जीत लिया। ट्रंप ने अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हरा दिया है। मुकाबला कड़ा कहा जा रहा था, कांटे का कहा जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने बहुत अच्छी और एक क्लियर कट मेजॉरिटी विन हासिल की है। ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनेंगे। अगले 20 जनवरी को प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट पद का कार्यभार संभालेंगे जब दुनिया में कई बड़ी मुसीबतें खड़ी हैं। दुनिया में कई मोर्चों पर जंग चल रही है। रूस यूक्रेन में पिछले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने दावा किया था, अगर कहें कि उनकी जीत की जो वजह रही उनमें ये सबसे बड़ा एक अट्रैक्टिव नारा था कि वो युद्ध यूं ही खत्म करा देंगे। अब कैसे कराएंगे, उनके लिए चुनौती होगी। मिडल ईस्ट में भी हालात कभी भी बद से बदतर हो सकते हैं। इजराइल एक साथ 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने के लिए कई बड़े कमिटमेंट नारे तो दे चुके हैं, लेकिन अब वॉक द टॉक का समय होगा, यानी कि जनता ने अप्रत्याशित भरोसा दिया। स्विंग स्टेट ने भी कहा कि नहीं, हम ट्रंप को जिताएंगे। पहले कहा जाता था कि भाई सिर्फ बड़े राज्य जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ जाते हैं और छोटे राज्यों में, छोटे गांव में वहां पर ट्रंप का बोलबाला है। गांव में तो ट्रंप का बोलबाला रहा ही, साथ ही साथ जो रुझान आए, जो डेटा निकल कर आ रहा है उसमें जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पर भी, शहरों में भी मतदाताओं ने ट्रंप पर भरोसा किया है। परंपरा टूटी है डेमोक्रेट्स के अलहदा, वहां पर भी कुछ प्रतिशत वोट ऐसा है जिसने रिपब्लिकन को चुना है, ट्रंप को चुना है। तो यानी कि ट्रंप पर भरोसा पूरा है, भरपूर है। जो कांटे की लड़ाई कही जा रही थी उसमें ट्रंप जो है मेजोरिटी मार्क्स से आगे निकल गए हैं। 277 कंफर्टेबल यहां पर ट्रंप की विक्ट्री है। लेकिन सवाल यही है कि भाई अब आगे क्या? बड़े बड़े बयान तो दे दिए, बड़े बड़े वादे भी कर दिए, लेकिन क्या इन वादों को ट्रंप पूरा कर पाएंगे? ट्रंप के आने के बाद दुनिया की राजनीति कैसे बदल जाएगी? कौन से इक्वेशन बदल जाने वाले हैं? कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा? भारत के हित क्या हैं? क्या युद्ध वाकई में रुकने वाला है? क्या मेक ग्रेट अमेरिका अगेन के लिए कुछ दूसरे मुल्कों से आए लोगों को उसकी कीमत चुकानी होगी? ये तमाम सवाल जो हैं वो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। ट्रंप ने ये दावा किया था कि सिर्फ एक कॉल और वो युद्ध रुकवा देंगे। आपको बता दें कि इस जंग को खत्म करने का दावा ट्रंप लगातार करते रहे हैं। ट्रंप ने मिडल ईस्ट में इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी के बीच जारी जंग को भी रुकवाने का वादा कर रखा है। इजराइल को खुलकर ईरान के न्यूक्लियर राइट्स पर अटैक करने को कह चुके हैं। ट्रंप ने चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं समेत माइनॉरिटी पर हो रहे हमलों की भी निंदा की है। तो क्या होगा? क्या ट्रंप बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना की वापसी हो, एक बार फिर से सरकार जो है वो चुनी जाए? क्या ये सब कुछ कर पाएंगे? तो ट्रंप ने वोटरों को लुभाने के लिए तो बहुत कुछ कह दिया है, सत्ता में आ भी गए हैं, इतिहास रचा है। कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट, इस पे पहले एक ही बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया, यानी कि जब वो दूसरे टेन्योर के लिए उसने अप्लाई किया, वो हार गया, राष्ट्रपति भवन से बाहर हो गया, व्हाइट हाउस से बाहर चला गया और उसके बाद फिर दोबारा जीत कर आने वाले ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने हैं। तो इतिहास यहां पर ट्रंप ने रचा है। ऐतिहासिक फैसले ले पाएंगे कि नहीं? दुनिया कितनी बदलेगी? शेयर मार्केट ने तो हाथों हाथ लिया है ट्रंप की इस जीत को, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल होगा? ये तमाम चीजें हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप की जीत के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी क्या कुछ रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं। इकोनॉमी, उन्होंने हिंदुस्तान के स्टाइल में जो फ्री की राजनीति होती है ना, वो भी की। बिजली के दाम कम कर देंगे, तो वो जो हिंदुस्तान में चल रहा है आजकल कि बिजली फ्री, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तो वो शगुफा भी उन्होंने किया। तो ऐसा वो कर पाएंगे कि नहीं? इकोनॉमी एक बड़ा इशू है। दूसरा बड़ा मुद्दा है अमेरिका में बढ़ती महंगाई। तीसरा असरदार मुद्दे की बात करें तो इमिग्रेशन पॉलिसी, प्रोजेक्ट 2025 क्या है, उसका असर क्या होगा? तो इन पर भी बात होगी। कमला हैरिस को प्रवासी मुद्दे पर पूरी तरह से उन्होंने नाकाम बताया था। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी का बड़ा असर रहा और प्रेसिडेंट के तौर पर बाइडेन की पॉलिसी लोगों की नाराजगी का कारण भी बनी। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा अटैक ने भी वोटर्स पर असर डाला। बिजनेसमैन एलन मस्क खुलकर ट्रंप के साथ प्रचार में उतरे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। इससे ट्रंप को स्विंग स्टेट में बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा कमला हैरिस की प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने में हुई देरी का भी असर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 130 साल बाद ट्रंप का पहला टेन्योर और ट्रंप का दूसरा टेन्योर, दूसरे प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं। 2016 से 2020 तक उनका कार्यभार रहा। अब एक बार फिर से वो कार्यभार संभालेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले सिर्फ एक ही अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से बाहर होने के बाद दोबारा व्हाइट हाउस के अंदर आ चुका है। आपको बता दें कि ग्रोवर क्लीवलैंड जो हैं वो इससे पहले इस तरह से व्हाइट हाउस से बाहर, यानी लगातार बैक टू बैक 2 टर्म्स तो कई राष्ट्रपतियों ने किए हैं, लेकिन एक बार आप हटने के बाद दोबारा वापस आना ये कम ही हुआ है। लेकिन सवाल आज 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप के आने के बाद दुनिया की
जो पूरी की पूरी राजनीति है वो किस तरह से चेंज होगी, क्या युद्ध वाकई में रुक जाएगा, इमिग्रेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, हिंदुस्तान को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, एक एक कर इन तमाम बातों को सुनेंगे, समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्लोमेट। डॉक्टर हरीश सेखो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विदेश नीति के अहम जानकार हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमित सिंह हमारे साथ अमेरिकी मामलों के जानकार इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर हरिंदर सेखो, आपसे मैं शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। ट्रंप ने वादा तो कर दिया, जिसे अमेरिकियों ने भी हाथों हाथ लिया कि भाई एक फोन कॉल करूंगा, शुरुआत में जैसे ही कार्यभार संभालूंगा युद्ध रुकवा दूंगा। क्या इतना आसान होगा ट्रंप के लिए इस वादे को पूरा कर पाना? क्या युद्ध रुकवा पाएंगे? ये ट्रंप ने अपना जो डिबेट हुआ था उनका कमला हैरिस के साथ सितंबर में, उसमें भी यही कहा था कि जो यूक्रेन का युद्ध है वो मैं 1 महीने के अंदर खत्म करवा दूंगा। बट उसके बारे में जब उसको उनको फॉलो अप क्वेश्चंस किए गए थे इसके बारे में कि आप इसका मतलब कि कैसे खत्म करेंगे, यूक्रेन की एड स्टॉप करेंगे या नेटो के ऊपर आप और प्रेशर लाएंगे कि वो इस वॉर को फंड करें, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी डिबेट में भी कोई जवाब नहीं दिया था। और उसके बाद जो भी इनका कैंपेनिंग चला है उसमें भी देयर इज बीन नो सोल्यूशन। उन्होंने कुछ ये नहीं आपको बताया कि ये वो युद्ध कैसे खत्म करेंगे। और एक चीज हमें और ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो अमेरिकन पॉलिसी है वो उसमें एक कॉन्टिन्यूटी है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी में। तो इतना आसान नहीं होता कि आप एक दिन एक टैप को बंद कर दें और उसको मतलब कोई पॉलिसी या कोर्स करेक्शन कीजिए। तो जैसे इंडो पैसिफिक के ऊपर भी ट्रम्प 1 ने काफी बोला था कि वी डोंट नीड टू लुक सो फार, बट इंडो पैसिफिक के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन काफी इफेक्टिव साबित हुई थी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो सिमिलरली जो यूरोप है ये अमेरिका का ट्रेडिशनल एलाय है। ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप होता था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो उस रिलेशनशिप को खत्म करना, नेटो जो यूएस ने स्पॉन्सर किया था उसमें यस उन्होंने कहा था कि जो नेटो कंट्रीज हैं उनको कम से कम 2% अपना बजट का नेटो फोर्सेस की मेंटेनेंस और अपकीप के लिए देना चाहिए। सो ये चीजें उन्होंने जर्मनी वगैरह से प्राप्त कर ली हैं। बट टू से कि हम नेटो को छोड़ रहे हैं या यूक्रेन को अपनी डिवाइसेस पे छोड़ रहे हैं, इसमें बातचीत जरूर होगी। बट आई थिंक इतना आसान नहीं है कि आप ओवरनाइट इसको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दोगे, क्योंकि उसके बाद the only thing is Trump might be able to, or he might try to negotiate a settlement, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा पुतिन के साथ बहुत अच्छा संबंध है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि कैंडिडेट होने के नाते आप बहुत कुछ बोल देते हैं, पर जब आप ऑफिस अज्यूम करते हैं प्रेसिडेंट का, तब आप देखते हो कि आपको थोड़ा सा उसके जो फॉलो अप एक्शंस हैं वो क्या होंगे, उसका नतीजा क्या हो सकता है। यू हैव टू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ रेपरकशंस। और इसका आपके जो दूसरे एलाइज हैं, जी, अमेरिकन एलाइज, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी उनको उसको सोचना पड़ेगा। यानी जिस तरह से हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि भाई चुनावी भाषणों में जो कुछ वादे किए जाते हैं, जो कुछ बातें कही जाती हैं, वो चुनाव जीतने के लिए, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ज़्यादा होती हैं। बनस्पत उनमें से कितनी अमली जामा पहन पाती हैं, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहता है। तो कमोबेश उसी अंदाज में ट्रंप ने शायद अपना चुनाव भी लड़ा है। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व डिप्लोमेट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक और जो बड़ी अट्रैक्टिव अमेरिका के लोगों को ट्रंप की जो बयान थे उनमें से लगा था, वो थी उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर उनका स्टैंड। प्रोजेक्ट 2025 की भी एक पूरा का पूरा डिटेल उसमें आया था। तो ये ट्रंप वाकई में क्या एग्जीक्यूट कर पाएंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो कई साथी मुल्कों इंक्लूडिंग इंडिया उससे भी रिश्ते कहीं ना कहीं ताक पर रखेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, उन्होंने कहा है जैसे ही वो अपना पद ग्रहण करते हैं उसके अगले दिन ही वो कितने ही मिलियंस को जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर उनको वो डिपोर्ट कर देंगे। तो मेरे विचार से ये कहना बहुत आसान है, इसको करना बहुत मुश्किल है। जहां तक आपने कहा भारत के साथ संबंधों का, तो देखिए भारत के ज्यादा जो लोग हैं वहां पर वो लीगली वहां पर माइग्रेट किए हैं और वो ज्यादा बड़े ही टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और वहां पर वो अपना
काम कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। करीब 5 मिलियन के आसपास है हमारा वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा, और बाय एंड लार्ज वो बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रहा है अमेरिकन इकोनॉमी को, अमेरिकन सोसाइटी को हर तरीके से, और पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। तो देखिए उनके विरुद्ध तो कोई ऐसे वो केस होंगे नहीं। और रिसेंटली हमने देखा है जो जो हमारे यहाँ से जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं या इस प्रकार के लोग जो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत और देशों से भी वहां पर लोग आते हैं, सदर्न बॉर्डर्स से वो अंदर जाते हैं। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं अमेरिका के साथ। वहां से बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स भी आई हैं। अभी हाल ही में करीब 1000 लोग आए थे वहां से, जिनको हमने वापस एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इंडिया भारत सपोर्ट में नहीं है जो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर जाए। देखिए हम अपने देश में भी इलीगल माइग्रेंट्स को आने नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए और कहीं से आए। हम नहीं चाहते जो कोई इलीगल माइग्रेंट्स आए। तो हम अगर अपने देश में नहीं आने देना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते जो और देशों में भी जाएं, क्योंकि वहां पर भी वो मुश्किलें पैदा करेंगे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, उनकी अर्थव्यवस्था हो, उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, क्रिमिनलिटी हो, वहां पर उसको और ज्यादा इंट्रोड्यूस करें। तो हम तो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि हम और देशों के साथ हमारा जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट्स है, उसमें हम चाहते हैं जो लीगली जो आपको लोग चाहिए, जो आपकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे सके और आगे ले जा सके और बढ़ावा दे सके, उनको हम भेजने में बहुत आपके साथ काम करेंगे, जी। परंतु इलीगल हम किसी को जाने नहीं देंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, ट्रंप ने बैकफुट पर कमला हैरिस को यूएस सिलेक्शन डिबेट में भी रखा था जब बात विदेश नीति की हुई थी। कमला हैरिस को यह तक कहना पड़ गया था कि बाइडेन से अलहदा विदेश नीतियों पर वो काम करेंगी। ट्रंप की विदेश नीति में हम क्या कुछ बदलाव देख सकते हैं? ट्रंप की विदेश नीति को यदि मैं एक फ्रेज में कहना चाहूं तो मुझे लगता है कि बहुत शांतिप्रिय उनकी एक तो विदेश नीति रहने वाली है। क्योंकि यदि आप डेटा देखें, नंबर्स देखें, जब ट्रंप पिछली दफे राष्ट्रपति थे तो वो एक बहुत शांतिपूर्ण राष्ट्रपति साबित हुए थे अपने देश के लिए। उनके समय अमेरिका किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था। और इसीलिए ट्रंप ने ताल ठोककर अलग अलग सभाओं में इस बात को रखा कि पहली बात तो यदि वे राष्ट्रपति होते तो रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं होने देते, और यदि वे राष्ट्रपति दोबारा चुने जाते हैं तो न सिर्फ रशिया यूक्रेन युद्ध, दूसरी ओर जो हम पश्चिम एशिया में एक संघर्ष देख रहे हैं, बहुत ही खूनी संघर्ष अभी चल रहा है, इजराइल हमास, इजराइल ईरान और दूसरे ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनके और इजराइल के बीच में, तो उसको वो कहीं ना कहीं समाप्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स वो लेकर के आएंगे। तो देखिए एक और चीज समझने की है कि जब किसी भी देश की विदेश नीति को देखते हैं हम पिनाज, तो उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक तो उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स जो फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, और दूसरा एक लीडर कैसा है या उसकी आइडियोलॉजी क्या है या उसकी प्रायोरिटीज क्या है। लेकिन हमने इसका एक पैराडॉक्स भी देखा है, क्योंकि जब बाइडेन राष्ट्रपति चुन करके आए तो बड़े स्पेकुलेशंस थे, लोगों के अप्रहेंशंस थे कि अब बाइडेन राष्ट्रपति चुन के आए हैं, वो एक डेमोक्रेट हैं, तो वो जितनी भी ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है उसको उलट के रख देंगे। पर हमने इंडो पैसिफिक और चीन के संदर्भ में हमने और भी जो इस्लामिस्ट फोर्सेस या एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस रही हैं, हमने आतंकवादी संगठनों के परिप्रेक्ष्य में देखा कि बाइडेन की जो पॉलिसी थी वो लगभग वैसी ही रही जैसी ट्रंप की पॉलिसी थी। तो अब जब हम विदेश नीति की दृष्टि से देखते हैं तो जहां पर भी अमेरिका की शांति, सुरक्षा और इकोनॉमी इन्वॉल्व है, वहां अमेरिका की जो प्रायोरिटीज है, वहां जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उसको लेकर के ट्रंप भी काम करने वाले हैं। तो आप इंडो पैसिफिक की ओर जाएं, आप चीन की ओर जाएं, आप पश्चिमी एशिया की ओर इस संदर्भ से जाएं, मतलब आप एक इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो वहां पर लगभग लगभग चीजें 19-20 रहने वाली हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक बड़ी आशा की किरण ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर दिखाई पड़ती है, क्योंकि ट्रंप का एक बिजनेसमैन माने जाते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका के द्वारा जो ये अपरोक्ष सहायता यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है, अपने आप में एक अपरोक्ष युद्ध ही रशिया वर्सेस यूएस का चल रहा है हाल फिलहाल। तो यदि वो फ्यूल अप करना यूएस बंद कर देगा तो न सिर्फ रशिया यूक्रेन युद्ध कहीं ना कहीं अंत की ओर जाएगा, दूसरी ओर अमेरिका में जो लोग वहां पर डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक इश्यूज को झेल रहे हैं इस युद्ध की वजह से, और इसमें अमेरिका का जो एक इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां विदेश नीति की दृष्टि से मैं एक बड़ा बदलाव देखती हूँ। और ट्रंप ने इसको लेकर के कई बयान भी दिए हैं, और इस ओर उन्होंने बिल्कुल उन्होंने खुलकर कहा है कि देश का पैसा दूसरे देशों पर, बाहर के देशों पर लुटाया जा रहा है, और ये उनका बयान जो है उसके बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग थी उसमें भी काफी उछाल आया। ये कि अमेरिकन भी सोचता है, कहीं ना कहीं उसने कनेक्ट किया है। डॉक्टर अमित सिंह हमारे साथ यूएसए अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित सिंह,
उन्होंने कहा हिंदुओं को लेकर बहुत चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस ने ध्यान नहीं दिया, हिंदुओं को लेकर बहुत प्रोटेक्शन की बात की थी। तो क्या उम्मीद करें, बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के लिए ट्रंप कुछ करेंगे? क्योंकि आरोप तो अमेरिका के डीप स्टेट मैकेनिज्म पर ही लगे थे उनके गृह युद्ध के हालातों के लिए। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जो पूरा का पूरा बांग्लादेश में जो सीक्वेंस चला, उसमें अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ है। इस तरह की काफी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। देखना ये होगा, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि जो डीप स्टेट है वो कमला हैरिस को ही सपोर्ट कर रहा था, वो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा था। डीप स्टेट, क्योंकि पिछला जो टेन्योर रहा था ट्रंप का, उसमें भी कई बार उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके या काफी वोकल होके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की एक अलग तरीके की नीति रखी थी, जिससे डीप स्टेट कहीं ना कहीं गड़बड़ाया था। क्योंकि डीप स्टेट का ये मानना है, वो हमेशा ही अमेरिका की एक ऐसी इमेज लेके आगे बढ़ना चाहता है जिसमें अमेरिका को विश्व राजनीति का चौधरी माना जाए, कि वो पूरे विश्व में अपनी साख फैलाता रहे और एक प्लस मैन की तरह काम करे। और कई बार ये बातें आई हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ था। लेकिन चुनावों में ट्रंप ने काफी बढ़ चढ़ कर ये बोला कि वहां पर माइनॉरिटीज पे, मुख्यतः हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो सही नहीं है। और उस समय भी काफी सारे आम जनता ने कमला हैरिस को, जो बाइडेन को, इस तरह की बातें बोली कि आप क्यों बांग्लादेश के खिलाफ माइनॉरिटियों पे और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं आप उस पे स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं। तो काफी पर्सुएशन के बाद उनका कोई स्टेटमेंट आया था, जो कि सिंपल एक लिप सर्विस था। और इस बार के चुनावों में जिस प्रकार से प्रवासी भारतीय लोगों ने जो रोल अदा किया है, और जी। मुख्यतः ये सारे लोग ट्रंप के साथ खुलकर सामने आए, शायद यही वजह भी है कि आखिर के दिनों में ट्रंप ने भी हिंदू कार्ड खेला। अब चुनाव जीतने के बाद उस पर कितना खरा उतरता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन कमला हैरिस को भी ये लगा था कि हिंदू वोटर्स आर प्लेइंग ह्यूज रोल इन द सिलेक्शन, तो उन्होंने भी अपनी माता जी की तस्वीर और तमिलनाडु के कुछ फोटो वायरल कराने की कोशिश की, जो मुझे लगता है वर्तमान वोटरों के गले से नहीं उतरे। क्योंकि इसमें यह भी हमें देखना होगा कि ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उनकी जो वाइफ है वो तेलंगाना से आती हैं, और जी। तेलुगु स्पीकिंग लोग अमेरिका में उनकी संख्या तमिलनाडु के तमिलियन से ज्यादा है। जी। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तमिलियंस ने भी इतना सपोर्ट कमला हैरिस को नहीं किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये उतनी ओरिजिनल तमिलियन नहीं है जितना की हो सकती थी। शायद इसी वजह से चुनाव से पहले उन्होंने भी बहुत सारी तस्वीरें निकाली, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा नहीं। और एक ये एक तरफा लड़ाई थी, जो मैं थोड़ा ध्यान इस पे भी दिलाना चाहूंगा, जिस प्रकार से अमेरिका की मीडिया लगातार ये प्रोजेक्ट कर रही थी कि नेक टू नेक फाइट है और कोई भी जीत सकता है। कमला हैरिस थोड़ी आगे है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं, लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट और ट्रेंड्स अभी सामने आ रहे हैं, तो कमला हैरिस कहीं लड़ाई में थी ही नहीं। बिल्कुल, आपने हम शुरू में सोचते बोला, थे कि इंडिया में ही एग्जिट पोल जो हैं वो कुछ डीरेल हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं, और अमेरिकन जो हैं इसमें बहुत एक्यूरेट माने जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से वो कह रहे थे कि 48-49% है, बिल्कुल 1% का डिफरेंस चल रहा है, और वो 1% का नतीजे जो कम से कम आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें 1% वाला मामला नहीं है। क्लियर कट यहाँ पर ट्रंप के लिए जनता खड़ी हुई थी। डॉक्टर सेखो भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। यही सवाल मैं आपसे लेके जाना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा था कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति या उसके उम्मीदवार ने, हिंदू हितों को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर इतना एग्रेसिव स्टैंड रखा, खुलकर रखा। तो अब क्या हम जब वो कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, ये अप्रोच आगे भी देखेंगे, या फिर ठीक है वो चुनाव जीतने के लिए था? ट्रंप का पहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया की तरफ, हमें उसने जरूर उस टाइम बोला था कि इंडिया जो है ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं। बट ऑन द होल उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड ट्रंप ने उस टाइम भी पता लग गया था कि जो इंडियन वोट है उनकी री इलेक्शन कैंपेन के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इसलिए आपने देखा वो जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था टेक्सास में, उसमें ट्रंप जो थे वो ही वाज मोर लाइक अ गेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें उन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि मैं ये जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी जो है उसको मैं रीच आउट करूं।
तो उसके बाद वो जब इंडिया आए 2020 फरवरी में, तब भी ही वांटेड अ बिग इवेंट, पॉपुलर विजिट रहा उनका। सो सिर्फ हिंदू नहीं, वो इंडिया की तरफ वो दिखाना चाहते थे। उन्होंने रियलाइज किया बिकॉज जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है टू दी अमेरिकन इकोनॉमी। जैसे कि एम्बेसडर सज्जनार अभी पहले बोले, जो पूरा आईटी इंडस्ट्री है वो इंडियन अमेरिकन का, टेक्सास में जो है उनका रोल, और दे आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी इन आफ्टर द वाइट अमेरिकन। जितने इमिग्रेंट्स हैं उनमें से इंडियन अमेरिकन आर द हाईएस्ट एजुकेटेड, दे आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ट्रम्प को मालूम है, हिंदू, द इंडियन वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने शुरू से ही वो भी क्लियर कर दिया था कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ कड़क सजा लूंगा, बट जो क्वालिफाइड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और जो लीगल माइग्रेशन इमिग्रेंट्स हैं उनको हम केस बाय केस वेरीफाई करेंगे एंड देयर विल बी नो एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। और यही उन्होंने पहले भी किया था। बट जिधर मुझे लगता है कि इंडियंस विल टेक अ स्लाइट हिट, जो स्टूडेंट वीजाज हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जिस संख्या में स्टूडेंट वीजाज दिए थे इंडियन स्टूडेंट्स को, वो ट्रम्प क्या दे पाएंगे कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। और फिर जब ये स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको 3 साल का टाइम दिया टू लुक फॉर अ जॉब। वेरस ट्रम्प के टाइम पे ये जो जॉब सिचुएशन थी आफ्टर ग्रेजुएशन, ये इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये हमको थोड़ा इस बात के ऊपर और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एजुकेटेड फाइनेंसेस के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को तो दे देते हैं और उसके बाद जी। उनको वहां पे सेटल होने में प्रॉब्लम आती है। सो ट्रम्प इज फेवरेबली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया। उनको इंडियन पीपल की तरफ ही थिंक्स दैट दे कैन बी पोटेंशियली, दे प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन अमेरिका। और उनका जो है वो ज्यादा चाइना के खिलाफ और मैक्सिकन्स के खिलाफ जो है उनका ध्यान ज्यादा है, बिकॉज वो बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्ट, मैक्सिको के बॉर्डर के जी, साथ ही हैज ऑलरेडी टॉक्ड कि मैं ये बॉर्डर ठीक है। को तो ये तो इंडियंस जो हैं वो लीगली जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं हाँ है, जी, लेकिन हाँ, पोस्ट राइट, वर्क वीज़ाज़ जो होते हैं उनको लेकर यहाँ पर हाँ, कुछ उन स्थितियाँ जो हैं बदल ध्यान सकती देना हैं। पड़ेगा। अशोक एंड इवन सज्जनहार जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कनाडा और इंडिया के बीच में रिश्ते जिस तरह से तल्ख हुए हैं, और अमेरिका का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कनाडा वही भाषा बोलता है जो अमेरिका कहता है। तो अब ट्रंप के आने के बाद वहां पर कुछ रुख में बदलाव की उम्मीद रखें? जी, मैं तो समझता हूँ पिनाज जी, जो यकीनन रखनी चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार के मुद्दे हैं, इस प्रकार के मसले हैं, ये हम बातचीत करते हैं, जो वहाँ की डीप स्टेट ये कराती है, और डीप स्टेट ही उसके पीछे एक्टिव है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी जो केस है, इसको इतनी तेजी से आगे ले जाया जा रहा है, या फाइव आइज का जो भी थोड़ा बहुत ये एविडेंस जो दिया गया है, इंटेल दिया गया है कनाडा को, तो वो भी अमेरिका ने ही दिया है, क्योंकि कनाडा के पास तो ऐसी कोई वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है जो वो ऐसे इंटेल को इकट्ठा कर सके। तो मैं समझता हूं जो इस प्रकार के मुद्दे जब ट्रंप आते हैं, वो अपना कार्यभार संभालते हैं, तो उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा मेरे विचार से। क्योंकि आपको याद होगा, जो एक बारी जब पहले भी जब G7 के मीटिंग में गए थे, राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा गए थे, और वहां पर उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के साथ कैसा व्यवहार किया था, कैसा सलूक किया था। तो मतलब देयर इज नो, लेट अस से, नॉट टू से लव लॉस्ट बिटवीन द टू, परंतु उनके जहन में कोई इतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं रखता है कनाडा या कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तो ये हम देख रहे थे, जो अगर फाइव आइज का जो कोऑपरेशन है उसमें उनको मिल रहा है, कनाडा एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है, इसीलिए उसको सपोर्ट मिल रहा है। परंतु जब अगर डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया ही यही है, जो वो इस वाली पार्टनरशिप को इतना महत्व नहीं देते हैं, तो वो मेरे विचार से इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। यू कैन नॉट रियली से फॉर डेफिनेट जो भाई क्या होने वाला है, पर मेरे विचार से जितना सपोर्ट उनको जी। वहां पर मिलता है और खालिस्तानियों को मिलता है,
वो जब ट्रंप आएंगे तो बिल्कुल उसमें बहुत कमी आ जाएगी। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि भाई इजराइल को ट्रंप ने इस तरह के बयान दिए थे कि भाई उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर खुलकर अटैक करो, हमला करो, इसके बहुत ही वोकल रहे हैं वो। अब प्रचार नहीं करना है, अब प्रशासन संभालना है, तो यही टोन, यही अंदाज दिखेगा या फिर संभल संभल के ही चलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, ट्रम्प संभल संभल के तो कभी नहीं चलते हैं। उनका अंदाजे बयां भी बहुत अलग है और बहुत ही वोकल और अनप्रिडिक्टेबल वो लीडर माने जाते हैं। यदि एक तरफ देखें कि वो कह रहे हैं कि भाई हम युद्ध को सब जगह समाप्त कराएंगे, तो दूसरी ओर फिर युद्ध को फ्यूअल अप कैसे करा सकते हैं। और न सिर्फ रशिया यूक्रेन को लेकर के, उन्होंने पश्चिमी एशिया को लेकर के भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स लगातार दिए हैं कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर यहाँ पर वो शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए प्रयास की तो उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो यहाँ शांति और सुरक्षा बहाल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस पर वो कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू करेंगे। और जब हम एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि कैसे नाटो को निरंतर मजबूत करके यूएस ने यूरोप में एक ऐसा थिएटर तैयार कर रखा है रशिया के विरुद्ध, जहां पर यदि यूएस फ्यूल अप करना बंद कर दे या यूएस अपनी सहायता पहुंचाना बंद कर दे यूक्रेन को या फॉर दैट मैटर नाटो को, तो वहां पर सीधे सीधे हमको युद्ध शांत होता हुआ नजर आता है। ऐसे ही आप पश्चिमी एशिया में देखें तो यहाँ पर हम एक सामने सामने जो हम युद्ध देख रहे हैं, हम इसराइल को इन्वॉल्व देख रहे हैं, चाहे हमास हो या फिर ईरान हो या दूसरे जो ये हूती है, जितने प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला वगैरह हैं, लेबनान है, तो पीछे से जो हम देखते हैं हमें सीधे सीधे एक ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का थिएटर खुला हुआ नजर आता है। तो जब ट्रंप अब राष्ट्रपति बनेंगे तो इस यहाँ ये जो नीति अभी तक बाइडन ने अपना रखी थी, बाइडन के शासनकाल में इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ने, न सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए उनके शासनकाल में, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो मुझे लगता है कि वो यहाँ अपनी टाइज कट करेंगे। जो अभी अमेरिका जिस तरह से चाहे इक्विपमेंट हो या फंडिंग हो या जो ये पीछे से सहायता कर रहा है, वो सहायता जैसे ही कम होगी या बंद होगी तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये हमें शांत होते हुए नजर आएंगे। तो वहां मुझे लगता है कि जो ट्रंप ने किया है वो करके भी दिखाएं, ऐसी हमारी आशा भी है और ये वोटर्स की भी आशा है। क्योंकि बड़े पैमाने पर मुझे लगता है, सुबह एम्बेसडर सज्जनार और मैं एक चैनल पर ये चर्चा कर रहे थे कि रेड अभी रेड ही दिख रहा है, ब्लू अभी ब्लू ही दिख रहा है, लेकिन उसके बाद हमने तेजी से चीजों को बदलते हुए देखा। हमने स्विंग स्टेट्स को ट्रंप के फेवर में जाते हुए देखा। हम ये चर्चा कर ही रहे थे कि पेंसिल्वेनिया हुआ या फॉर दैट मैटर नॉर्थ कैरोलिना हुआ, जॉर्जिया हुआ, मिशिगन हुआ, एरिजोना हुआ, नेवाडा हुआ, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये जिसको फेवर कर देंगे वहां पर हमें उसका कहीं ना कहीं शासनकाल आता हुआ नजर आएगा। और अब ये एक स्थिति साफ है। हालांकि मैं भी दिसंबर तक का इंतजार करना चाहूंगी जब इलेक्टोरल कॉलेज के हमारे रिजल्ट्स आ जाएं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पॉपुलर वोट्स मिलने के बाद भी हमने हिलरी क्लिंटन के केस में ऐसा देखा है, इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत प्राप्त करना भी उतना ही इसेंशियल है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए। पर लगता है कि स्थिति तो खैर बन ही गई है कि ट्रंप अब अगले राष्ट्रपति बनेंगे और अब चर्चाएं तो यही चल रही है कि राष्ट्रपति बन के क्या करेंगे। तो इट इज बिट अर्ली हालांकि, लेकिन हाँ, ट्रंप राष्ट्रपति बने तो एक तो मुझे शांति और सुरक्षा बहाल होती हुई नजर आती है। और एक आर्थिक क्षेत्र में पिनाज में ये कहना चाहूंगी कि वो अपने देश के लिए बड़े काम करना चाह रहे हैं। वो जो मेक इन अमेरिका की या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, वो इसी को लेकर के फिर हायर इन अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रश्न चिन्ह चल पड़ा है कि फिर जो अमेरिका के भारत के जो सर्विस क्लास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं घास गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर हमारे कितने लोग ऐसे सर्विस सेक्टर्स पर ही डिपेंडेंट है, ये भी एक बात आ जाती है। तो वहां पर एक ट्रंप का के शासनकाल में हमको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन विदेश नीति की दृष्टि से, और आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा कि जो ये पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र है, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे यहाँ पर स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, यूक्रेन को, हालांकि उन्होंने, देखिए चुनाव प्रचार में तो डायलॉग चलते हैं, तो उन्होंने कह दिया था एक फोन जेलेंस्की को करूंगा, एक फोन पुतिन को करूंगा, 24 घंटे में जंग जो है खत्म हो जाएगी। तो ऐसा होता तो नहीं है। तो फंडिंग बंद करूंगा एक एक फोन कॉल करके, तो उसके बाद शायद जंग जो है अपने आप, जब कहेंगे फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो फिर कहां से चलेगी। लेकिन ईरान वाला जो मुद्दा है, अमित सिंह जी, डॉक्टर अमित सिंह जी, ईरान वाले फ्रंट पर, चलिए रशिया से अच्छे संबंध है, पुतिन जी से अच्छे संबंध है आपके, आप वहां मैनेज कर सकते हैं, जेलेंस्की को फंडिंग कम कर सकते हैं। लेकिन ईरान वाले मोर्चे पर आपको क्या लगता है, ट्रंप की क्या नीति रहेगी? जितना एग्रेसिव वो अपने प्रचार में बोल रहे थे,
उतना अग्रेसिव अप्रोच वो अपनाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि ईरान को लेके जो प्रीवियसली भी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी वोकल थे, और कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन उस समय भी उन्होंने ईरान पर लगाए थे, और उस समय भी वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पूरी तरह से खिलाफ थे। और अभी भी जो युद्ध चल रहा है, और उसमें भी जिस प्रकार से ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमास के साथ खड़ा है, और जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है या हूती है, जो कि एक शिया ग्रुप है, वो जिस प्रकार से एक शेडो वॉर कर रहे थे या डायरेक्ट वॉर भी कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, तो उसको लेके ट्रम्प काफी ज्यादा वोकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद वो ईरान को लेकर और मुखर तरीके से सामने आएंगे, और कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ कुछ सामरिक प्रतिबंधों पर भी बात होगी। और कई बार वो बोल भी चुके हैं अपने भाषणों में भी कि लेट्स इरेडिकेट दी रेडिकल इस्लाम फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो इस वक्तव्य के बहुत सारे मायने हैं। तो मुझे लगता है यूक्रेन के युद्ध में फंडिंग बंद कर देंगे तो उम्मीद है कि वो युद्ध रुक सकता है, लेकिन वेस्ट एशिया में शायद थोड़ा तनाव और बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि मोदी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, उसी प्रकार से नेतन्याहू के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, और नेतन्याहू फिलहाल किसी की नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने पूरा लोहा लिया हुआ है कि हम जब तक एक एक इजराइल के दुश्मन का खात्मा नहीं कर देंगे या डिसाइसिव नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, हम कदम पीछे नहीं जी, हटाएंगे। तो मुझे ठीक। लगता है ईरान को लेके सूरत जो है वो और बिगड़ सकती है, उस पर और प्रतिबंध लग सकते हैं, बल्कि कई और मुल्कों को प्रेशराइज किया जा सकता है कि आप ईरान के साथ अपने संबंधों की कटौती कीजिए, जिसमें भारत भी शामिल होगा। और भारत क्या स्टैंड लेगा उस समय, वो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध हैं, और हम काफी इश्यूज में या ईंधन की बात की जाए तो डिपेंडेंट भी हैं ईरान के ऑयल के ऊपर। और इतने अमेरिका के प्रेशर आए और गए, लेकिन भारत ने अपने संबंध ईरान से कम नहीं किए। तो आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वेस्ट एशिया की राजनीति की बात की जाए तो। जी, ट्रम्प आएंगे और जिस तरह से उनका बेबाक अंदाज होता है और जो स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो जिस तरह से अभी प्रोफेसर अंशु जोशी भी कह रही थी कि वो बोलने से पहले और उनके अनप्रिडिक्टेबल पूरे एक्शंस और वर्ड्स रहते हैं, तो दिलचस्प होगी राजनीति। लेकिन डॉक्टर हरिंदर सिंह को अब एक सवाल जो अब एक एक करके मैं आप सभी पैनलिस्ट से पूछूंगी, जो सभी के जहन में है कि ट्रम्प अगर देखा जाए तो अमेरिका में ऐसे कौन सी फैक्टर्स रहे कि भाई सब ने जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे उनमें भी सेंधमारी करने में कामयाब हो गए। स्विंग स्टेट जहां कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा था और कुछ जगहों पर कमला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा था, वहां भी सेंधमारी कर ली। इंडियन वोट बैंक जो ट्रेडिशनल तौर पर डेमोक्रेट्स का माना जाता है, वहां पर भी अपने लिए वोट निकालने में कामयाब हो गए। ऐसा क्या करिश्मा चला ट्रंप का कि इतिहास रच दिया उन्होंने? एक तो उनका ये जो था दैट आई विल प्रोवाइड अ स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अमेरिका में ये फीलिंग आ चुकी थी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है दैट हैज बीन अ वेरी वीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू रियली अचीव एनीथिंग मच डोमेस्टिकली। फॉरेन वॉर, ये जो यूक्रेन का वॉर के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है, एंड इसराइल का आई मीन बाइडेन ने कोशिश की, और नेतन्याहू was not willing to listen to Biden and find a solution to the Middle East. So Biden जो है increasingly उनको एक कमजोर हेड ऑफ स्टेट माना की नजरिया से देखा जा रहा था। And internationally, America is supposed to be the most powerful country. The US president is the most powerful person in the world. और वो अगर एक इस तरह से उनका एक वीक प्रोजेक्शन हो, तो लोगों को चाहिए थी एक स्ट्रांग लीडरशिप। और कमला हैरिस क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उनका ये जो स्पेशली जो डिबेट में भी शी वाज नॉट एबल टू डिफेंड द इमिग्रेशन पॉलिसी, कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो वीक है, और जिसके खातिर उन्होंने कहा कि जो जॉब्स हैं, ट्रम्प का मेन मुद्दा ये भी बन गया, अमेरिकन जॉब्स आर फॉर अमेरिकन्स, it will only be legal immigrants जी, and not people who, so ये सब जो चीजें हैं ये वोटर के साथ और ट्रम्प का जो मेन सपोर्ट बेस है, जो उनका मिड वेस्ट में जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, वाइट अमेरिकन मेल सपोर्टर्स, उनका सपोर्ट तो ट्रम्प के साथ था ही।
एंड व्हाट वी हैव सीन इज को जो वर्किंग क्लास वोट्स है, जो हमको था कि शायद वो कमला हैरिस और इनके बीच में डिवाइड होंगी, द वर्किंग क्लास वोट्स हैव ऑल मेनली गॉन टू ट्रम्प, क्योंकि उन्होंने ये जो आपने भी जी। अभी बोला कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर करूंगा, चाइना के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाऊंगा, अशोक 60% सज्जनार जी, टैरिफ। अगर एक शब्द में कहूं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मुद्दा जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, एक राइट विंगर्स जिसे कई लोग कहते हैं, तो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो अमेरिका में भी चल गया, उसका जादू। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और क्या है? राष्ट्रवाद है, जो हमको अपने राष्ट्र को सबसे पहले सामने रखना है। हमारा जो पैसा जा रहा है बाहर दूसरे देशों में उनके युद्ध में, वो उनकी सहायता करने के लिए, तो उसको नहीं जाना चाहिए। हमको अंदर ही रखना चाहिए। हमारे जो जॉब्स बाहर गए हैं उनको हमें फिर से वापस लाना चाहिए। हमें अपने को सशक्त करना चाहिए। बेसिकली यही मुद्दा बनाया उन्होंने, चाहे वो इमिग्रेशन के हिसाब से देख लीजिएगा, इकोनॉमी के हिसाब से देख लीजिएगा, विदेश नीति के हिसाब से देख लीजिएगा, जो बाहर युद्ध हो रहे हैं उनके हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे अहम उसमें चीज यही है, जो हमें अंदर देखना चाहिए। अपने राष्ट्र को हमको सशक्त करना चाहिए और अपने पैसे को हमें कंजर्व करना चाहिए। पिनास जी। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, ये बाइडेन प्रशासन की नाकामियां, कमला हैरिस को देर से प्रोजेक्ट करना, ये कहीं ना कहीं उसकी जीत है, या फिर वाकई में ट्रंप की पॉलिसी, ट्रंप की सोच ऐसी थी कि जनता को लगा बस यही है जो अमेरिका को बचा सकता है? नहीं, ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की जनता ने कई सारे सुधार भी देखे, और जैसे कि मैंने कहा कि दो ट्रंप काफी वोकल हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, पर वो एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति भी हैं, और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे वो विशेष ध्यान देते हैं, और फिर वो जो जिस विचारधारा को लेकर के चलते हैं, वो उनके देश को महान बनाने की विचारधारा है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ वो बात करते हैं। और बाइडेन के शासनकाल के दौरान, और कमला हैरिस तब उपराष्ट्रपति थी, हमको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हम बाइडेन के शासन की तो बात करें, लेकिन हम ये ना भूलें कि कमला हैरिस उस पूरे दौर में उपराष्ट्रपति रही हैं। तो अब जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, वो इस बार डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में लोगों के सामने थी। तो वहां मुझे लगता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं उनको नकारा है, और दूसरी तरफ उन्होंने ट्रंप को चुना है। तो ये किसकी हार किसकी जीत नहीं, ये चूंकि कमला हैरिस के भी शासनकाल को लोगों ने देखा, और ये बात ट्रंप ने कई जगह अपने संबोधन में कही, जब उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस या इस तरह की बात कमला हैरिस ने कही उनकी पॉलिसीज को लेकर के, तो ट्रंप ने सीधा सीधा जवाब भी दिया कि आपके पास 4 साल थे अपनी पॉलिसीज को लागू करने के लिए, विशेषकर जो ये इकोनॉमिक इश्यूज क्रॉप अप हुए अमेरिका में, और अमेरिका में इनके शासनकाल के डेमोक्रेट्स के शासनकाल के दौरान में जो युद्ध शुरू हुए, युद्ध कंटिन्यूड है। तो ये ट्रंप ने बार बार कहा कि आपके पास 4 साल थे सुधार करने के लिए, जी। नई पॉलिसीज लाने के लिए, या चीजों को बेहतर बनाने के लिए, या चीजों को सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। पर ये कर पाने में मुझे लगता है कि बाइडेन और कमला हैरिस दोनों नाकाम रहे। तो फिर एक तरफ उनकी नाकामी, और दूसरी तरफ ट्रंप को एक राष्ट्रपति के रूप में पहले ही जनता देख चुकी है। तो ये ठीक। जानते हुए कि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, हम ये ना भूलें हाँ, कि बिल्कुल। उनकी 24 तारीख को भी सुनवाई होनी है, तो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। वो किस प्रकार के वोकल हैं, महिलाओं के बीच में थोड़े अलोकप्रिय भी हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि कैसी थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो हमें राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के उन्होंने बातें की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो वो बात कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए जो सख्त ठोस कदमों की वो बात कर रहे हैं, विदेश नीति की दृष्टि से जो वो बात कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आम अमेरिकी की डे टू डे लाइफ पे पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें रही हैं, इसको जनता ने स्वीकारते हुए उनको अपना एक कहीं ना कहीं मत दिया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। डॉक्टर अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमित सिंह, हमने देखा था कि कमला हैरिस के लिए आखिर में ऐसा लग रहा था कि ओबामा खुद आ गए हैं चुनावी मैदान में। मतलब ऐसा लग रहा था कि वही हैं, वही सब कुछ हैं। वो एक बार अपनी पॉपुलैरिटी, लोगों में जो उनके लिए सम्मान भरोसा था, उसको इनकैश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जादू भी नहीं चला कमला हैरिस के लिए, कुछ काम नहीं आया। भारत के लोगों को, भारतीय मूल की महिला होने के नाते, महिलाओं का जो उनकी अबॉर्शन पॉलिसी, तमाम फैक्टर्स होने के नाते, उनका वोट बैंक भी अपनी तरफ नहीं खींच पाई, कांटे की टक्कर भी नहीं दे पाई। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार के जो चुनावों में कमला हैरिस अकेले चुनाव नहीं लड़ी। नो डाउट डेमोक्रेटिक पार्टी का पूरा उनको सपोर्ट था, लेकिन कुछ पूर्व राष्ट्रपति भी उनके साथ थे, जैसे क्लिंटन ने सपोर्ट किया उनको, ओबामा ने सपोर्ट किया, और इधर अगर ट्रम्प की बात की जाए तो उनके साथ एलन मस्क ही खड़े थे, और वो खुलकर खड़े थे,
क्योंकि पिछली बार जब उनके उनके कार्यकाल को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई और एक फेक कैंपेन चलाया गया और उसमें उनकी इमेज को तार तार किया गया, जिसमें कि ट्विटर का भी बहुत बड़ा रोल था, उनको ट्विटर से बैन भी कर दिया गया, हटा भी दिया गया। और उसके बाद जिस प्रकार से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद के अब वो प्लेटफॉर्म का नाम एक्स हो गया है। और तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि जो एक फेक न्यूज चलाई जाती है सिर्फ भारत के ही चुनावों में नहीं, अमेरिका के चुनावों में भी, और जिसमें ट्विटर को बड़ी ही माहिरता हासिल थी, तो एलन मस्क के माध्यम से ट्विटर यानी एक्स जी। एक्स ने अभी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसी है। जमाने में तो उसको फेसबुक भी ने बहुत बड़ा नजरअंदाज रोल नहीं प्ले किया था ओबामा की जीत में, तो इस बार ट्विटर सामने आ गया है। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान में होता है वो अमेरिका में भी होता है। हमने देखा कि यहाँ पर अगर चौकीदार चोर है, चाय वाला, मैं भी चाय वाला, मोदी का परिवार अगर चलता है, तो वहां पर गार्बेज के ट्रक में ट्रंप नजर आते हैं। तो चुनाव कहीं के भी हो, राजनीति कहीं के भी हो, थोड़ी रिफाइंड थोड़ी कम रिफाइंड, कमोबेश एक जैसी रहती है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।